नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे जो हमारी बची हुई क्लास थी प्लांट फिजियोलॉजी की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब हमारे जो प्लांट होते हैं वो क्या अपने लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, जब वो प्लांट क्या होता है अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। किसकी उपस्थिति में बनाएंगे? लाइट की उपस्थिति में। कौन सी लाइट होगी? टॉर्च की वाली होगी या सनलाइट होगी? तो सनलाइट की उपस्थिति में जब हमारे प्लांट क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है, खुद के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के वर्णक, वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट। ठीक है, तो पिगमेंट जो होते हैं इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, इसमें पहला पिगमेंट कौन हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा या हरित लवक पिगमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल प्लास्टिक के ग्रेना में होते हैं और थैलाकोइड झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब जो क्लोरोफिल होता है इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेना भाग होता है और एक थाइलाकॉइड भाग होता है, जो कि क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के पोरफायरी रिंग के केंद्र में मैग्नीशियम के परमाणु होते हैं। ठीक है, मतलब जो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल बी, ठीक है, इनके बीच में एक पोरफायरी रिंग होती है। ठीक है, उसके बीच में कौन सा हमारा पिगमेंट जुड़ा रहता है? न्यूट्रन जुड़ा रहता है, मैग्नीशियम जुड़ा रहता है। ठीक है, किसके बीच होगी? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। अनुभवजन्य सूत्र, मतलब इसका जो क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है वो कौन होता है? C55H72 05N4 Mg या C55H72O5N4 और Mg। ठीक है, ये सभी हरे पौधों में सर्वाधिक या यूनिवर्सिटी तरीके से पाया जाता है। ठीक, अगर क्लोरोफिल ए की बात करते हैं तो सारे के सारे पौधे जो भी हरे पौधे हैं सब में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, इसका जो सूत्र होता है C55H70। अभी ए में क्या था? 72 था एच, इसमें एच की पावर कितनी? 70 है। O6 हो जाएगा, इसमें O5 हो जाएगा, N4 Mg। ठीक है, तो अगर सूत्र के हिसाब से बात करते हैं तो जिसमें H72 आ जाए, O5 आ जाए, ये सूत्र किसका हो जाएगा? क्लोरोफिल ए का। ठीक है, क्लोरोफिल बी का सूत्र इसमें H70 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, C55H72 O5N4 Mg। ठीक है, मतलब इसमें जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इनके ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 72 होगा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए, जिसमें एच की क्या होगा? 70 हो जाएगा, और ओ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये क्लोरोफिल बी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे के सारे सेम उसी तरीके से रहेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी करता क्या है। यह उच्च पौधों में हरी शैवाल में मौजूद रहता है। ठीक है, मतलब जो हायर प्लांट होते हैं, ठीक है, और जो हमारी शैवाल होती है, एल्गी होती है, ठीक, उसमें मौजूद रहता है, लेकिन लाल शैवाल में मौजूद नहीं नहीं रहता, क्योंकि ये हरी नहीं होती। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है ये हरे भाग में होता है। ठीक है, तो यानी कि जो लाल शैवाल होगी, रेड एल्गी होगी, उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कैरोटिनॉइड वर्णक। ठीक है, कैरोटिनॉइड वर्णक क्या होते हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी क्लोरोफिल पिगमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ठीक है, कैरोटीन और जेंथोफिल के एक साथ कैरोटिनॉइड कहा जाता है। ठीक है, अगर कैरोटीन प्लस जेंथोफिल दोनों मिलके किसी पिगमेंट का निर्माण करते हैं, उस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कैरोटिनॉइड कहते हैं। ठीक है, कैरोटिनॉइड कहते हैं। ठीक है, यह टेरपिनोइड्स नामक यौगिकों के समूह से संबंधित होता है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील पीले वर्णक होते हैं। कैसे होते हैं? ये फैट में सोल्यूबल होते हैं। कौन से? कैरोटिनॉइड। ठीक है, कैरोटीन कैसा होता है? पीला होता है, यानी इनका जो कलर होगा कैसे होंगे? पीले पिगमेंट होंगे। कैरोटिनॉइड क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित रहते हैं। कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया जेंथोफिल और कैरोटीन से मिलकर बनते हैं। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन होता है नीले और नारंगी और पीले रंग का होता है। क्या होता है ये? किस कलर का होता है? ऑरेंज और येलो कलर का होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? C40H56। कितना होता है?
C40H56, अगर ये जो फार्मूला है तो आप किसका कहेंगे, ये कैरोटीन का फार्मूला होता है। ठीक है, यह गाजर की जड़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम कैरोटीन हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे सामान्य रूप क्या होता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, अगर बात करें कैरोटीन का जो सबसे कॉमन जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर माना जाता है। ठीक है, प्रिकर्सर या अग्रदूत माना जाता है। यह हवा में जल्दी से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए रंग की तेजी से परिवर्तन छिलका उतारे हुए गाजर में होता है। मतलब ये क्या होता है, आपने गाजर ली है, ठीक है, तो गाजर की जड़ें जब निकालते हैं और उनका जब छिलका हटाते हैं तो इनका कलर क्या होता है, तुरंत चेंज हो जाता है। क्योंकि क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में आने पे ये क्या होता है, सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसीलिए इनका कलर जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, कैरोटीन हमने जान लिया, इस गाजर की जड़ों में सबसे अच्छा पाया जाता है, इसका नाम इसीलिए कैरोटीन पड़ा। सबसे ज्यादा इसमें जो फॉर्म पाई जाती है बीटा कैरोटीन पाई जाती है। बीटा कैरोटीन का प्रिकर्सर क्या होता है, विटामिन ए होता है, और ये हवा में सबसे जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे जेंथोफिल क्या होता है। अगला किसकी बात करेंगे, जेंथोफिल क्या होता है। यह भूरे रंग से पीले रंग का कैरोटीन से अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वर्णक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्राउन रंग से ये येलो रंग का होता है। ठीक है, तो ब्राउन से येलो कौन हो जाएगा, ये जेंथोफिल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारा किसका, अभी जो हमारा ऑरेंज से, ऑरेंज से जो हमारा येलो हो गया था वो कौन सा था, वो कैरोटीन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, C40H56, इसमें ऑक्सीजन का जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, अगला इसे कैरोटिनॉल भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, कैरोटिनॉल भी कहते हैं। मक्का का प्रमुख जो पीला वर्णक जियाजंथिन है। ठीक है, जो हमारा मक्का होता है, मिर्च मिर्च की क्रॉप होती है, इसमें सबसे सबसे जो मेन जो येलो पिगमेंट होता है कौन सा होता है, जियाजेंथिन होता है। क्या होता है, जियाजेंथिन होता है। ठीक है, अगला जो हमारा पिगमेंट है वो कौन था, एंथ्रोसाइनिन। अगला पिगमेंट कौन सा है, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट है। यह बैंगनी वर्णक होता है, कैसा होता है, बैंगनी होता है। ठीक है, पानी में घुलनशील है, इसलिए कोशिकाओं में पानी में घोल के रूप में होता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। यह चुकंदर सेब में मौजूद रहता है, कैसे मौजूद रहता है, चुकंदर का लाल रंग किस कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। सेब का लाल रंग किस कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। ठीक है, ये क्या कलर करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि जो कलर होता है किसका, जो हमारे फ्रूट्स का, ठीक है, या हमारी वेजिटेबल्स का जो कलर होता है, रेड कलर, कई वेजिटेबल्स में वो कैसा होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण लाल होता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके पिगमेंट क्या है। अब हम पढ़ेंगे जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें खाद्य निर्माण, वो निर्माण कैसे करता है भोजन को, जो हमारे प्लांट होते हैं वो निर्माण कैसे करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, जो ग्रीन सेल्स होती हैं उनके द्वारा जो CO2, 6CO2, मतलब जो CO2 होता है और पानी की उपस्थिति में, जो पानी का उपयोग होता है उसकी उपस्थिति में, साथ ही साथ प्रकाश जो हमारा लाइट होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी क्रिया के द्वारा प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, प्रकाश चरण की प्रतिक्रिया प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसे प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया किसमें होती है, ये लाइट की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और ये लाइट सेंसिटिव होती, इसीलिए इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, H2O या जल होता है। ठीक है, अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराई जा रही है, ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सीजन का स्रोत होगा या जो सोर्स ऑक्सीजन का होगा वो कौन सा होगा, वाटर होगा या H2O होगा। प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा यानी ATP में रूपांतरण को फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, जो हमारी लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब जो प्रकाश एनर्जी या जिसे हम लोग लाइट एनर्जी बोलते हैं, वो जब केमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फोटो फास्फो रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो फास्फो रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, प्रकाश ऊर्जा द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी के अणु के टूटने को फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस का मतलब होता है
कोई दो अणु टूट रहे हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन टूट रहा है तो क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस हो जाएगा। फोटोलिसिस हो जाएगा, और किसकी उपस्थिति में टूट रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, इसके दो चरण होते हैं, जो दो स्टेप होते हैं। एक होता है प्रकाश चरण या लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन क्या होता है। जो लाइट रिएक्शन होती है, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में होंगी। जब लाइट होगी तभी ये क्रिया होगी। प्रकाश प्रतिक्रिया का स्थल ग्रेना के थैलाकोइड और वर्णक पर निर्भर करता है, ठीक है। जो ग्रेना होती है उसमें क्या होता है, सिक्के जैसी आकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से हरित लवक में क्या होता है, ग्रेना होता है, ठीक है। उसमें इस तरीके से सिक्के के आकार की रचना पाई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं। और ये जो हमारा क्लोरोफिल होता है उस पर दोनों पे डिपेंड करती है कौन सी, लाइट रिएक्शन, ठीक है। अगर बात करते हैं जो लाइट होती है, वो जो हमारा वाटर होता है H2O होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसमें एक होता है इमर्शन प्रभाव, क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इमर्शन इफेक्ट क्या होता है, हरे रंग का पौधा मोनोक्रोमेटिन प्रकाश के संपर्क में आता है, यानी लाल क्षेत्र में 680 न्यूटन मीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। लाल क्षेत्र के लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, ठीक है। इस प्रभाव को लाल बूंद या रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। रेड ड्रॉप इफेक्ट का है, या इसी को हम लोग इमर्शन इफेक्ट कहते हैं। ये होता क्या है, जो हमारा लाल क्षेत्र मतलब जो लाल एरिया होता है, ठीक है, रेड वेवलेंथ वाला जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें अगर जो हमारी तरंग दैर्ध्य, ठीक है, हमारी तरंग दैर्ध्य जो होती है 680 न्यूटन मीटर से अधिक हो जाती है। कितने से, 680 न्यूटन मीटर से अधिक हो जाती, तो उसमें क्या होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, स्लो पड़ जाती है या धीमी पड़ जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेड ड्वार्फ इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें जो क्वांटम एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी यील्ड क्या होती है, कम हो जाती है। जितनी क्वांटम एनर्जी की यील्ड बढ़ती जाएगी उतना ही फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, बढ़ती जाती है। जितना क्वांटम यील्ड उसमें डिक्रीज होती जाएगी उतनी ही फोटोसिंथेसिस की रेट भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है मिश्रित प्रकाश द्वारा। जो मिक्स लाइट होती है उसके उत्पादित जो क्वांटम उपज अलग अलग उपयोग किए जाने वाले प्रकाश के दो बीमों से प्राप्त कुल उपज से अधिक होती है। इस वृद्धि पर प्रभाव को इमर्शन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। मतलब ये क्या कहा जा रहा है, ठीक है। जो हमारी मिक्स लाइट होती है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे कलर होते हैं लाइट में, मिक्स लाइट होती है, उसके द्वारा जो हमारी क्वांटम यील्ड, ठीक है, क्वांटम यील्ड जो होती है हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो हमारी क्वांटम यील्ड प्रोड्यूस है, ठीक है, वो ज्यादा जो होती है, क्वांटम यील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो कुल उपज से क्या होती है, ज्यादा इसमें क्या होती है, इफेक्टिव होती है या उपज अधिक देती है। उपज का मतलब होता है यील्ड जो होती है उसकी अधिक होती है। इस वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, इमर्शन प्रभाव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं डार्क रिएक्शन क्या होता है। अगले बारे अगला जो हमारा पॉइंट है डार्क रिएक्शन। अभी तो हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के जो डार्क रिएक्शन होता है, यानी जो CO2 का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का जो डार्क रिएक्शन कह दे या CO2 का स्थिरीकरण कह दे, ठीक है। यह हरित लवक के स्टोमा में होता है। यह हरित लवक के कहाँ होता है, स्टोमा में। अभी मैंने आपको बताया था थैलाकोइड ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। अप्रकाशीय चरण की प्रतिक्रिया तापमान के प्रति संवेदनशील होती है और उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अगर डार्क रिएक्शन है, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, यानी इसे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट रहता है, इसमें टेम्परेचर जो होता है इसमें बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर पे ही ये निर्भर करती है कि किस तरीके से रिएक्शन करनी है, ठीक है। यह विशुद्ध रूप से रासायनिक प्रतिक्रिया है और ब्लैकमैन प्रतिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारी क्या बोलते हैं रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन भी होती है, क्योंकि इसे F ब्लैकमैन ने खोजा था, जिन्हें पहली बार इसके अस्तित्व का प्रदर्शन किया। इसे खोजा किसने था, F ब्लैकमैन ने। उन्हीं के नाम पे ये जो क्रिया है पड़ गई है ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है। यह C4 प्लांट में पाई जाती है, क्योंकि C4 में क्रेंज एनाटॉमी होती है। क्या होती है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाएगी, जहाँ प्रकाशीय विक्रिया तो मीजोफिल कोशिकाओं में तथा
प्रकाशीय अवकिया बंडल शीत सेल्स में उपस्थित रहती है। मतलब जो लाइट रिएक्शन होती है, अगर C4 प्लांट की बात करें, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो मेसोफिल में होती है। मेसोफिल जो सेल्स होते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, डार्क रिएक्शन की, ये बंडल शीत में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, बंडल शीत में पाई जाएगी, ठीक है। डार्क रिएक्शन किसमें पाई जाएगी, बंडल शीत में पाई जाएगी, ठीक है। अगला बात करते हैं केल्विन साइकिल साइकिल की सॉरी केल्विन साइकिल की बात करते हैं, या केल्विन चक्र की बात करेंगे, जो किसमें होता है, C3 चक्र। इसे C3 चक्र भी बोलते हैं या केल्विन चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से गेहूं, चावल, जौ, दाल, सोयाबीन, कपास, सूरजमुखी, ये सभी में पाया जाता है। कौन सा, C3 प्लांट में। ऐसे पौधे को C3 प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। जितने भी C3 प्लांट हैं किस में पाए जाएंगे, केल्विन चक्र में पाए जाएंगे। क्योंकि केल्विन चक्र में पहला स्थिर जो प्रोडक्ट होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, क्या होता है, PGO होता है, ठीक है। पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहला स्टेबल प्रोडक्ट किसका होगा, हो जाएगा केल्विन साइकिल का, फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन अणुओं से बना होता है, ठीक है। इसलिए C3 को यौगिक की उपस्थिति के कारण इसे C3 पादप कहते हैं। C3 क्यों क्यों कहते हैं कि इसमें कार्बन के कितने होते हैं, 3 अणु होते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं ब्लैकमैन का जो ब्लैकमैन का जो सॉरी ब्लैकमैन का जो लॉ ऑफ मिनिमम या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये लाइट ATP प्लस NADH2 की उपस्थिति में CH2O का अपचयन करता है या रिडक्शन करता है, ठीक है। CH2O का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। यदि प्रकाश की तीव्रता 2 बार बढ़ती है, ठीक है, मतलब लाइट की अगर इंटेंसिटी को 2 बार हम बढ़ा देते हैं, लेकिन जो CO2 की सांद्रता होती है वो क्या होती है, स्टेबल या कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है। अगर हम लाइट की तीव्रता या लाइट की इंटेंसिटी को 2 बार बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन जो CO2 इसमें यूज हो रहा है उसकी जो इंटेंसिटी हो क्या होती है, स्थिर रख देते, कंसंट्रेशन उसका क्या कर देते हैं, वहीं पे स्टेबल कर देते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो CO2 एक सीमित कारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसकी सांद्रता न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध होती है, ठीक है। अगला है हमारा HN स्लैग साइकिल, जिसे हम C4 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यह गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में पाया जाता है। ऐसे पौधों को C4 पौधे भी कहा जाता है, ठीक है। C4 पौधों की पत्तियों में कैसी एनाटॉमी होती है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट स्थिर जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है 4 कार्बन यौगिक ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, OAA, जो पहला जो C3 प्लांट था उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। C4 में क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड हो जाएगा। और इसमें कार्बन के अणु कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसीलिए इसे C4 साइकिल भी कहा। इसमें क्या कहा जा रहा है, अगला जो हमारा पॉइंट है, PP कार्बोक्सिलेज में CO2 के लिए उच्च संबंध होता है। मतलब जो इनकी एफिनिटी होती है, एफिनिटी का मतलब होता है जो इनका रिलेशन होता है, क्या होता है, C3 की अपेक्षा क्या होता है, CO2 का ज्यादा होता है। इसलिए C4 और C3 में पौधों की तुलना में कम सांद्रता पर भी क्या होता है, CO2 को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब प्रकाश संश्लेषण इससे ज्यादा होता है। अधिकांश खरपतवार C4 पौधे होते हैं, ठीक है। C4 पौधों में फोटो श्वसन की कमी होती है, क्या होता है, जो फोटो रिस्पायरेशन होता है इसकी कमी पाई जाती है, इसलिए फोटोसिंथेटिक दर भी अधिक होती है। अगला बात करते हैं, अगला जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, कैम। इसे हम लोग बोलते हैं क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, शॉर्ट में इसे कैम बोलते हैं। सभी कैम पौधों में मांसल आदत या सक्सिलेंट हैबिट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सक्सिलेंट हैबिट पाई जाती है। ऐसे पौधों में श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली CO2 को स्थिरीकरण करने की क्षमता भी होती है। मतलब अगर CO2 रिलीज हो रही है तो उसको हम लोग स्थिर करने, जो ये प्लांट होते हैं, स्थिर कर सकते हैं। ऐसे पौधे रात के दौरान C4 पौधों की तरह और दिन में C3 पौधों की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। मतलब रात में C4 के जैसे बिहेवियर दर्शाएंगे और दिन में C3 के जैसे। इन पौधों में सबसे धीमी प्रकाश संश्लेषक दर होती है, ठीक है। दोनों की अपेक्षा की बात करें तो दोनों से सबसे कम जो है फोटोसिंथेटिक रेट होगी। कैम पौधों में रंध्र रात के दौरान खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं, जैसे प्याज, ग्वारपाठा, लहसुन, शीशल, लिली, क्रोसुलेसी। ये सभी के सभी पौधे कैसे होते हैं, ये
जो है इनके रंध्र रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। और जैसे हमारे जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये कैंप प्लांट होते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे कुछ, ये जो हमारी टेबल दी हुई है इसमें C3 C4 कैंप प्लांट के बीच अंतर दिखाया गया है सॉरी, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें कुछ पॉइंट है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। चक्र का स्थल यानी पत्ती की संरचना, अगर लीफ स्ट्रक्चर की बात करें या साइट ऑफ जो हमारा साइकिल है उसकी बात करें, तो C3 में कहाँ होता है, मीजोफिल में होता है। ठीक है, C4 में कहाँ होता है, मीजोफिल और बंडल शीथ में, दोनों में होता है, क्योंकि इसमें क्रेंज एनाटॉमी संरचना पाई जाती है। कैम में मीजोफिल और जो वोक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो मीजोफिल तीनों में हो जाएगा, C4 में केवल बंडल शीथ हो जाएगा, कैम में वोक्यूल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है C3 में, वो क्या होता है, PGF फास्फोग्लिसरिक एसिड, कितने अणु होते हैं, 3 कार्बन अणु पाए जाते हैं। और जो C4 होता है इसमें OA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, इसमें 4 कार्बन अणु पाए जाते हैं। और कैम में दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट दोनों होता है। अगला बात करते हैं CO2 की स्वीकार्यता। ठीक है, जो CO2 का एक्सेप्टर होता है इसमें कौन होता है, RUBP होता है C3 में। और जो ये C4 की बात करें तो PP होता है, और जो कैम की बात करें इसमें भी PP होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन की बात करें C3 में कौन सी होती है, केल्विन साइकिल से होती है। ठीक है, अगर हम C4 की बात करें, HN सिलेक्ट साइकिल और केल्विन साइकिल के माध्यम से डार्क रिएक्शन होती है C4 में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर हम मुआवजा बिन का मतलब होता है जो कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, मुआवजा हिंदी में, इसीलिए हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंट रहता है। इसमें मुआवजा लिखा है, उसमें होता है कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, इसमें C3 में कितना होता है, 50 ppm होता है। और अगर बात करें C4 में कितना होता है, 1 to 5 ppm होता है। ठीक है, कंपनसेशन पॉइंट मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है, अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो देख सकते हैं। अगला बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर। अगर C3 की बात करें तो इसमें मीडियम होगी, हाई किस में होगी, C4 में, सबसे कम किस में होगी, कैम में होगी। बायोमास का प्रोडक्शन की बात करें तो मध्यम की इसी C3 में होगा, उच्च किस में होगा, ये हमारे C4 में होगा, कैम में सबसे कम होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक रेट और बायोमास प्रोडक्शन ये सभी में क्या होती है, ये दोनों में, ये दोनों जो C3 में होते हैं मध्यम आकार के प्रकार के होते हैं, उच्च किस्म होंगे C4 में, धीमे किस्म होंगे कैम में होंगे। प्रकाश संतृप्त बिंदु या लाइट सेचुरेशन पॉइंट जो होता है सबसे कम किस में होता है, C3 में, सबसे ज़्यादा C4 में, और मध्यम आकार का कैम में होगा। फोटो रिस्पायरेशन जो होता है सबसे ज़्यादा C3 में होता है, सबसे कम C4 में होता है, उससे कम किस में होता है, कैम में होता है। जल उपयोग क्षमता की बात करें, सबसे कम किस्म होगी C3 में, सब उससे ज़्यादा किस्में होगी मध्यम आकार की C4 में होगी, और सबसे ज़्यादा कैम में होगी। उत्सर्जन दर की बात करते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किस्में होगी C3 में, मध्यम आकार की किस्में होगी C4 में होगी, सबसे कम किस्में होगा ये कैम में होगा। ठीक है, तो ये जो हमने समझ लिया कि फोटोसिंथेटिक क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से पिगमेंट अलाउ होते हैं, उनमें उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, हेचेंस्लेक साइकिल क्या होता है, केल्विन साइकिल क्या होता है, ब्लैकमैन साइकिल क्या होता है, इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, सारी सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है या श्वसन क्या होता है। ठीक है, इनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है प्रकाश श्वसन या ग्लाइकोलेट मार्ग चक्र। प्रकाश श्वसन की बात करें या ग्लाइकोलेट पाथवे की बात करें। ठीक है, तो क्रोटोवो ने 1963 में प्रकाश की उपस्थिति में CO2 मुक्त होने का उल्लेख करने के लिए फोटो रिस्पायरेशन शब्द की शुरुआत की। ठीक है, अगर फोटो रिस्पायरेशन शब्द की बात करते हैं, किसने दिया था, क्रोटोवो ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि प्रकाश की उपस्थिति में CO2 क्या होती है, मुक्त हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है। तो उसको उपलक्ष्य में इन्होंने फोटो रिस्पायरेशन जो है वर्ड दिया था। फोटो रिस्पायरेशन में उच्च प्रकाश से प्रेरित, मतलब जो हाई प्रकाश इंटेंसिटी वाला प्रकाश होता है, लाइट होती है, उससे प्रेरित होकर O2 पीजीए के 2 अणुओं के उत्पादन को रोकता है। मतलब जो पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, उसके जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं उसके उत्पादन को रोकता है, और पीजीए के एक अणु के बजाय ग्लाइकोलेट बनाता है। क्या होता है, इसमें 2 पीजीए का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, ग्लाइकोलेट बनता है, जिससे H2O2 का गठन होता है।
जिससे क्या होता है H2O2 का गठन होता है। यह C2 साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा? ग्लाइकोलेट चक्र, ऐसे ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं या C2 साइकिल कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन यौगिक ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसमें एटीपी का निर्माण नहीं होता, ठीक है। अगर 3 होते तो इसमें एटीपी का निर्माण होता है। यह ऊर्जा खपत हानिकारक प्रक्रिया होती है। यह क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकांड्रिया के माध्यम से संपन्न होती है, तीनों के माध्यम से। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकांड्रिया में तीनों में C2 से निर्माण होता है। अगला बात करते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। श्वसन में विभिन्न प्रकार जो प्रकाश संश्लेषक उत्पाद होते हैं, विशेष रूप से जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया C6H12O6, ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और 686 किलो कैलोरी जो होती है ऊर्जा मुक्त हुई, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा मुक्त हुई वो किसके द्वारा मुक्त हुई? जो हमने रिस्पायरेशन श्वसन किया, इससे किया। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उससे टूट के हमारी क्या हुई? ऊर्जा हमें मिली या हमारे बॉडी को मिलती। इसकी क्रियाविधि क्या है, ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें, श्वसन में पहले और सामान्य चरण को ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे मार्ग कहा जाता है, ठीक है। जो पहला चरण होता है उसे ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इस चरण में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है, ठीक है। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है 2 पायरुविक अम्ल बनाता है। कितने? 2 पायरुविक अम्ल बनाता है। इसलिए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। यह अवायवीय स्थिति के तहत साइटोप्लाज्म में होता है, अगर इसमें एयर नहीं दी जा रही है, ठीक है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो एक इसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एसिटाइल को जो कोएंजाइम होता है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है, यह ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में लिंक जो है मौजूद करता है, ठीक है। कौन सा? एसिटिल कोएंजाइम। अगला पॉइंट है, पायरुविक एसिड के 2 अणु का आगे लिंक और क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऑक्सीकरण किया। मतलब जो पायरुविक एसिड होती है, पायरुविक जो एसिड होता है, इसमें जो है इसके जो 2 अणु होते हैं, आगे जो लिंक होता है क्रेब्स चक्र के, उसके माध्यम से क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अगला है NaDH2 के 2 अणु आगे H2O को मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। शुद्ध उत्पादन की बात करें, नेट प्रोडक्शन की बात करें तो कितना होता है? ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का निर्माण होता है। अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें, एक चरण क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस, एक होगा क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन NaDH2 के 2 अणु को 6 अणुओं की उपज के लिए एरोबिक के रूप में ऑक्सीकरण किया जाएगा। मतलब एक NaDH2 जो अणु होता है, NaDH2 जो अणु होता है किसके बराबर होता है? 3 एटीपी के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? लेकिन अगर दो NaDH2 अणु है तो किसके बराबर हो जाएंगे? 6 एटीपी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 एटीपी का यहाँ पे निर्माण हो गया, ठीक है। कब? एरोबिक कंडीशन में। इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से एटीपी का के कुल अणु 2 के बजाय 8 का निर्माण होता है। 6 तो यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, 8 हो गए पूरे। दोनों ईटीएस में क्रेब्स जो साइकिल होता है, साइट्रिक एसिड या टीसीए चक्र, ठीक है, एरोबिक और वायवीय की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया में होता है, ठीक है। मतलब जो एरोबिक कंडीशन में होगा, ठीक है, या इसे वायवीय जहाँ पे एयर मौजूद होगी, ये कहाँ पे होगा? ये होगा हमारे माइटोकांड्रिया में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट इसमें, श्वसन के दौरान जारी जो हमारी मतलब जो हमारी रिलीज हुई टोटल एनर्जी जो होती है, ठीक है, कितने शुद्ध एटीपी बनते हैं? 36 एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला श्वसन भागफल या रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। श्वसन भागफल की बात करें या रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की बात करें, ये क्या होता है? जो आरक्यू होता है, श्वसन में अवशोषित जितनी भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसकी मात्रा, जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसका अनुपात, मतलब ली गई ऑक्सीजन की मात्रा और छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपका फार्मूला है, मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड या अवशोषित की गई ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? इसके अनुपात को हम लोग रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कुछ उत्पादों में इंपॉर्टेंट है, फैट का कितना होता है? 0.7 होता है। प्रोटीन का रिस्पायरेटरी आरक्यू कितना होता है? 0.8 टू 0.9 होता है। कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। सक्सिलेंट का कितना होगा? 0 होगा। कार्बनिक एसिड का कितना होगा? 1 से ज़्यादा हो गया या 1.33 होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, फैट का 0.7,
हमारा जो प्रोटीन होता है 0.8 टू 0.9, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 1 होगा, प्रोटीन 0.8 से 0.9 होगा, फैट होगा 0.7, सक्सिलेंट 10 होगा, ऑर्गेनिक एसिड कितना होगा, एक से ज़्यादा या 1.33। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटो पेरियोडिज्म। फोटो पेरियोडिज्म या हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश दीप प्रदीप्ति काल। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश प्रदीप्ति काल के बारे में जानते हैं। पौधों की प्रतिदिन की प्रकाश अवधि, विशेष रूप से फूलों के व्यवहार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब जो लाइट की जो ड्यूरेशन होता है रेगुलर, जो दिन का लाइट का ड्यूरेशन होता है या अवधि होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है, फोटो पेरियोडिज्म शब्द किसने दिया था, गर्नर एंड एलार्ड ने दिया था। किसने दिया था, गर्नर और एलार्ड ने दिया था। उन्होंने पौधों की 3 श्रेणियां बनाई थी, किसके आधार पे, जो प्रकाश अवधि या लाइट ड्यूरेशन के आधार पे। ठीक है, पहली है शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे पौधों के फूल आने के लिए दिन की लंबाई कितनी, 12 घंटे से कम होनी चाहिए। ठीक है, 12 घंटे से अगर दिन की लंबाई कम है तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट को हम लोग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जैसे तंबाकू, सोयाबीन, चावल, आमतौर पर खरीफ की फसलें जितनी होती हैं वो कैसी होती हैं, वो शॉर्ट डे प्लांट में आती हैं। ठीक है, अगला हमारा टाइप क्या है, अगला हमारा इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे पौधों को फूल आने के लिए दिन की लंबाई 12 से 24 घंटे के बीच में होनी चाहिए। दिन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 12 से 24 घंटे के बीच में। जैसे गन्ना, प्याज, घास आदि, ये कैसे आते हैं, इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट हो जाएंगे। लॉन्ग डे प्लांट की बात करें, ऐसे पौधों को फूल आने के लिए 14 घंटे से अधिक दिन की रोशनी चाहिए। जैसे गेहूं, जौ, चुकंदर, नॉर्मल जो रबी की फसलें हैं, ये कैसी होंगी, लॉन्ग डे प्लांट हो जाएंगी। अगला है हमारा डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, अगला हमारा क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे पौधों में फूल आने की क्रिया दिन की लंबाई से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, या अप्रभावित रहती है। जैसे मक्का, डे न्यूट्रल में की बात करें, मक्का हो जाएगा, टमाटर, बकवीट, सूरजमुखी, कपास, ककड़ी। ठीक है, मक्का, टमाटर, बकवीट, सूरजमुखी, कपास और ककड़ी, ये सारे के सारे कैसे होंगे, डे न्यूट्रल प्लांट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी जो है सब्जेक्ट यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में अगली क्लास में। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और जो लोग ये क्लास रेगुलर देख रहे हैं, ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करिए। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमारा लिंक पड़ा रहता है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे जो भी चीज़ें समझ नहीं आती आप वहाँ पे लिखिए। ठीक है, हम आपकी सभी चीज़ों का निवारण करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।